हेलो दोस्तों, आज हम अपनी यूपीएससी की बुक भारत की राज्य व्यवस्था जो कि सिविल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु इम्पोर्टेंट है और एम लक्ष्मीकांत जो कि आप सभी जानते हैं, एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक वेरी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। आज इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आइए मेरे साथ इसको पढ़ते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आप जो डेली वीडियो मैं डालूँगा आपके पास सबसे पहले जाएगा, और मेरे चैनल को लाइक भी करें। तो आइए हम सबसे पहले अपना चैप्टर पढ़ते हैं। मेरा चैप्टर का नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट आप रुक जाइए, कैमरा सेट कर लेता हूँ मैं, एक मिनट दीजिए बस। अभी आपको साफ दिख रहा होगा। तो आइए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस चैप्टर को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, मेरे साथ आप पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि भारत में ब्रिटिश आए थे। यहाँ से प्रश्न आएगा कि भारत में ब्रिटिश का आगमन कब हुआ। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। अब ये भी प्रश्न हो सकता है कि भारत में जो ब्रिटिश आए वो किस उद्देश्य से आए। तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए। एक एक लाइन को हम आपको एक एक लाइन को अच्छे से समझाएंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो लिखा हुआ है कि भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। यानी कि एक अधिनियम बनाया गया जो कि रानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, उसने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का मतलब राजस्व अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके तहत भारत में उसके, देखिए, आप जब भी किताब पढ़ें, जहाँ पर आप पढ़ें वहाँ पर आपका उंगली होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके तहत भारत में उन्हें क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1868 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। देखिए, यहाँ से मुझे पॉइंट मिलता है कि किसी भी देश, कोई भी देश हो, मैं नहीं कह रहा हूँ भारत देश में ही संविधान की ज़रूरत होती है, किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। उसी के तहत किसी भी व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है, कोई भी कार्यवाही की जा सकती है। तो 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थीं, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं
जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप में यहाँ दी गई है। अब देखिए 2 घटनाओं से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अब ये 2 घटनाएं कौन सी हैं ये देखते हैं। कंपनी का शासन, देखिए कंपनी का शासन भारत देश में कब से कब तक चला। ये सही भारत की बातें हो रही हैं कि भारत में जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब है कि भारत में इतिहास में क्या क्या हुआ है उसकी यहाँ पर चर्चाएं की जा रही हैं। तो भारत में कंपनी का शासन जो रहा है 1773 से 1868 ईस्वी तक रहा है कंपनी का शासन। और सम्राट यानी भारत देश पर राजा का जो शासन रहा है वो 1868 से 1947 तक रहा है। ठीक है, यानी कि अगर पूछा जाए कि अगर सम्राट का शासन कब से कब तक रहा तो 1868 से 1947 तक रहा। कंपनी का शासन कब से कब तक रहा 1773 से 1868 ईस्वी तक रहा। एक एक करके हम पूरी जानकारी आपको देते हैं कि कंपनी का शासन कब से कब तक रहा, उसमें क्या क्या बातें हुई, क्या क्या उसमें चर्चाएं हुई, उस सभी की बातें करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी का शासन। कंपनी का शासन में सबसे पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट है और उसके तहत क्या क्या कार्रवाई हुई हैं, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सभी आपको देखने को मिलेंगी। इस स्थिति में आप देखते हैं इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यतः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अब पूछा जाए कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला एक्ट कौन सा पारित किया, कदम उठाया यानी कि उन्होंने अपना एक्ट पारित किया। कौन सा एक्ट पारित किया, रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके तहत ब्रिटिश की बात हो रही, अब हम जितनी बात कर रहे हैं वो सब ब्रिटिश के बारे में। ब्रिटिश ने क्या क्या किया भारत देश के लिए या फिर उसके खिलाफ क्या किया या उसमें रहकर क्या क्या योजनाएं निकाली हैं, उन सभी की बात करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। इसमें दिया गया है इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब केंद्रीय प्रशासन की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो ब्रिटिश शासन चला था उसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यहाँ से प्रश्न देखिए तैयार हो रहे हैं, हर एक पॉइंट में आपका हर एक चीज़ छिपी हुई है, बस उसको पढ़ना है, उसको समझकर पढ़ना है। किताब तो सभी के पास होती है, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको समझ के पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर एक बार इस लाइन को पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा पहली बार, किसके द्वारा, ब्रिटिश जो शासन था उसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में किसके द्वारा, ब्रिटिश राज के द्वारा। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं ये विशेषताएं हैं हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं यहाँ पर बता रहा है। अब एक एक करके इसकी विशेषताएं जानते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। किस एक्ट द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसको केवल गवर्नर नहीं कहना है, बंगाल का गवर्नर जनरल कहना है, ये नाम दे दिया गया। किस एक्ट द्वारा, ये प्रश्न आएगा कि किस एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर
बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। किस एक्ट द्वारा दिया गया? आपको ऑप्शन में होगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, तो आपको इस उत्तर को चयनित कर लेना है। पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। किसके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया? बंगाल के गवर्नर के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इस लाइन का अर्थ क्या है कि इसके द्वारा, किसके द्वारा? इस एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो सबसे शक्तिशाली था। अभी तक तो मद्रास के गवर्नर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे और बम्बई के गवर्नर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको मद्रास और बम्बई के गवर्नर के ऊपर है, इन सभी के ऊपर है, ठीक है। और पहले गवर्नर कौन बनाए गए थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इसके द्वारा मद्रास, ये लाइन तो हमारी पढ़ी हो गई है, यानी इसके द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जो कि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। और पहले ये रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या था कि सभी अलग थे, लेकिन अब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तो ये सभी के ऊपर कौन आ गया? बंगाल का गवर्नर आ गया। अब तीसरी बात कर लेते। तीसरा पॉइंट कहता है कि अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब प्रश्न ये आता है यहाँ पर इस लाइन से कि सबसे पहली उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। और कब की गई थी? 1774 में की गई थी, ठीक है, जिसमें प्रमुख न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब है कंपनी की गवर्निंग बॉडी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या है? कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। इसके भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यानी कि ब्रिटिश सरकार देना आवश्यक कर दिया, यानी कि जो जानकारी है वो ब्रिटिश सरकार को दी जाएगी। यानी कोई भी मामला होगा, मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यानी कि अगर कोई भी भारत देश में ये कोई भी अधिनियम लागू करते हैं तो इस एक्ट द्वारा, किस एक्ट द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सैन्य और नागरिकों को कोई भी एक्ट अगर ये पारित करते हैं तो इनको जानकारी देनी होगी। किसको? नागरिकों को और सेना को। अब यहाँ से हम कल से पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे? 1781 का संशोधन अधिनियम। अब ये संशोधन अधिनियम है। कल हम इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी एक्ट जो हैं उनमें संशोधन किया गया। जैसे अभी आपको पढ़ने को मिलेगा कि 1773 में ही एक संशोधन किया गया था, क्योंकि ये पूर्णतः लागू नहीं हो पाया था, इसीलिए इस एक्ट को संशोधन एक्ट कहा गया है। किस एक्ट को? 1781 का संशोधन अधिनियम को ही हमने कहा गया है कि इस अधिनियम द्वारा जितने भी एक्ट हैं उनको संशोधित किया जाएगा, उनको सही किया जाएगा। तो ये हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।